नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत का अफवाह तंत्र, आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आज हम अफवाह तंत्र के विषय में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसकी एक से अधिक क्लासें आने वाली हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आप सभी साथी अंत तक वीडियो में बने रहिए। खूब लो स्तर से लेकर हाई स्तर तक हम आपको हमारे इन नोट्सों के जरिए पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी साथी वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए साथियों, अफवाह तंत्र ये टॉपिक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट की प्रत्येक भर्ती में आने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अफवाह तंत्र, सबसे पहले हम देख लेते हैं अफवाह तंत्र की परिभाषा क्या होती है। जल का एक निश्चित धारा अर्थात जल की एक निश्चित धारा एवं दिशा में प्रवाह। जल जो है वो एक निश्चित धारा में और एक निश्चित डायरेक्शन में जब प्रवाहित होता है, बहता है, तो उसे अफवाह कहते हैं। और बहुत सारे अफवाह अर्थात इस तरह से धाराएं बहुत सारी जब मिलती हैं तो उससे मिलकर अफवाह तंत्र बन जाता है। अब अफवाह तंत्र देखते हैं। नदी बेसिन या द्रोणी या जल ग्रहण क्षेत्र, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उद्गम स्थल होता है और उद्गम स्थल से एक मुख्य धारा होती है और उसमें साइडों से कई मुख्य धाराएं आकर मिलती हैं, जिससे ये मुख्य धारा क्रिएट होती है, बनती है। तो देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदी की जो द्रोणियाँ होती हैं, नदी बेसिन जो होते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं, वो 3 भागों में उन्हें बांटा जाता है। बड़ी नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। बड़ी, मध्यम और छोटी। तो बड़ी नदी द्रोणी में कौन कौन सी आती हैं? तो जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, बड़ी नदी द्रोणी कहलाती हैं, अर्थात जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 20,000 किलोमीटर प्लस होता है। इसमें 14 नदी द्रोणी भारत की आती हैं, जिनमें मुख्य रूप से देखते हैं तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा ये नदियाँ आती हैं। मध्यम नदी द्रोणी, जल ग्रहण क्षेत्र जिनका 2,000 से 20,000 किलोमीटर तक होता है, इसमें 44 नदी द्रोणी आती हैं। लघु नदी द्रोणी, जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 2,000 किलोमीटर से कम होता है, उसमें लघु नदी द्रोणी आती हैं। इसमें 55 के समथिंग लघु नदी द्रोणी आती हैं। जल संभर क्या होता है? कई बार ये परिभाषा भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। जल संभर, बहुत छोटी नदी द्रोणियाँ जल संभर कहलाती है। बहुत छोटी जो नदी द्रोणियाँ होती हैं वो जल संभर कहलाती है। जल विभाजक किसे कहते हैं? यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में जल विभाजक कौन कौन से हैं। तो देखिए साथियों, ऐसा भाग जो जल को विभाजित करता है, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो जल को 2 या अधिक भागों में डिवाइड कर दे, मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करता है, वो जल विभाजक कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, अम्बाला, सहारनपुर का क्षेत्र, अरावली को आप जानते ही हो, विंध्याचल और सतपुड़ा पश्चिम घाट, ये आते हैं जो जल विभाजक का काम करते हैं। इनमें से आपसे जल विभाजक देकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जल विभाजक है या कौन सा जल विभाजक नहीं है। अब आते हैं अफवाह प्रतिरूप के ऊपर, अर्थात अफवाह तंत्र जो है उसकी संरचना किस तरह से बनती है और क्या इनकी डेफिनेशन होने वाली है। नदी का अफवाह तंत्र एक विशेष ज्यामिति अर्थात आकृति का आकार लेता है। किस तरह का ले सकता है ये देखिए। वृक्षाकार अफवाह तंत्र, अर्थात जो मैदानी भागों में बनता है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप अर्थात वृक्ष के आकार का अफवाह तंत्र का रूप किस इलाके में बनता है और देखने को मिलता है। तो मैदानी भागों में हमें वृक्षाकार मिलता है, क्योंकि ये मुख्य धाराएं और साइडों से ये धाराएं आती हैं। तो ये मैदान जो इलाके होते हैं वहाँ से वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। पत्ताकार अर्थात पत्ते के समान, देखिए ये पत्ते नुमा बन रहा है, तो ये भ्रंश घाटियों में देखने को मिलता है। जालीनुमा प्रतिरूप ये इस तरह से बनता है दोस्तों, जिसमें लंबवत आकर शाखाएं मिलती हैं। ये लंबवत का हमने चिन्ह लगाया है। जालीनुमा में लंबवत प्रतिरूप बनते हैं, अर्थात मुख्य धारा है और ये साइड से जो धारा आती है लंबवत आकर मिलती है। इनमें साइडों से आकर मिल रही थी। आयताकार
प्रतिरूप, इसमें एक आयताकार संरचना बनती है। देखिए ये आयताकार नुमा बन चुका है। आर्य, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। आर्य अपवाह तंत्र, आर्य अपवाह तंत्र जो है, एक किसी पहाड़ी से जब जलधाराएं निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं, जैसे अमरकंटक से नदियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पे आर्य अपवाह तंत्र बनता है। झील, जहाँ पर कई नदियाँ आकर मिलती हैं और एक जगह आकर मिल जाती हैं, तो केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बनता है, क्योंकि केंद्र में झील होती है, वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं? नदी जिस क्षेत्र से जल प्राप्त करती है वो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे ये अपवाह प्रतिरूप है, तो यहाँ पर ये नदियाँ हैं, ये वाला एरिया जो है इसका ये जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। जैसे इसका ये एरिया जल ग्रहण क्षेत्र होता है पूरा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ जाता है अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। ये जो नोट्स हमारे हैं, इनमें हमने कई टीचरों से पढ़कर अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं और MCQ लगाकर वहाँ से भी जो कुछ छूटा हुआ था वो भी हमने इनों में नोट्सों में ऐड किया है। तो आप इन पर पूरा विश्वास कर सकते हैं और इन नोट्सों को पढ़ने के बाद आपको अपवाह तंत्र कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली है और बिल्कुल ईजी वे में हम आपको प्रत्येक टॉपिक को समझाने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए अपवाह तंत्र ये 3 प्रकार से बांटा हुआ है: हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय और अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। अब देखते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र जो है, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो हिमालयी अपवाह तंत्र बनाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखिए दोस्तों सिंधु नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 मुख्य नदियाँ हैं जिनकी बहुत सारी जो है सहायक नदियाँ हैं, जिनसे मिलकर ये अपवाह तंत्र क्रिएट होते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं हिमालयी अपवाह तंत्र की? तो दोस्तों ये सतत वाहिनी होती हैं, तीव्र ढाल होती है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं तो तीव्र ढाल तो होगी ही, और सतत वाहिनी होती हैं। गहरी इनकी घाटी होती हैं, पतली भी घाटी होती हैं, गहरी होती है और पतली होती हैं। मुलायम चट्टान का अपर्दन करती है, क्योंकि हिमालय में जो चट्टान हैं उनमें हिमालय की मुलायम चट्टानों का ये अपर्दन करती है। हिमालयी नदी तंत्र जो हैं, इनमें जल का स्रोत क्या होते हैं? हिमनद होते हैं। तो ये तो हम वैसे ही आइडिया लगा सकते हैं, हिमालय पर तो हिमनद होते हैं। मानसून से भी ये वर्षा प्राप्त करती हैं, और ये बात आपको याद रखनी है, ये सदाबहार नदियाँ होती हैं, अर्थात ये हमेशा बहती रहती है, क्योंकि मानसून के समय तो इनमें पानी आता ही है, लेकिन हिमनद के कारण इनमें हमेशा पानी बना रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में ऐसा नहीं होता है, वो मानसूनी नदियाँ होती हैं। जल का आयतन बहुत अधिक होता है। नदी द्रोणी बड़ी नदी द्रोणी में आती है, जो हमने आपको बताया था 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो नदी द्रोणी होती हैं वो बड़ी नदी द्रोणियों में आती हैं। ये डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि इस तरह से बनता है। डेल्टा इस तरह की संरचना का निर्माण करती है, वी आकार के डेल्टा का, इस तरह से हो जाता है डेल्टा, ठीक है। अब इसके बाद में आती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ ये अधिक पुराना होता है, और एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद EORO के एग्जाम में पूछा था कि अध्यारोपित नदियाँ किसे कहते हैं। EORO एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अध्यारोपित नदियाँ किसे कहते हैं। तो अध्यारोपित नदियाँ जो हैं वो प्रायद्वीपीय नदियों को ही कहते हैं, और अध्यारोपित नदी में राजस्थान के संदर्भ में चंबल नदी को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा गया था। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है वहाँ से निकलती हैं, जैसे महानदी विंध्य श्रेणी से, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पश्चिम घाट से उद्गम होता है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का। महानदी का विंध्य श्रेणी से, कावेरी के बाद नर्मदा, ताप्ती, ये विंध्य श्रेणी से निकलती हैं। असतत वाहिनी होती हैं, ये सतत होती हैं। हिमालयी नदियाँ ये असतत होती हैं। मध्यम ढाल होता है, इनमें तीव्र ढाल होता है। उथली घाटी, चौड़ी घाटी होती है, कठोर चट्टान का अपर्दन करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ की और विशेषता देखें तो ये मानसूनी नदियाँ होती हैं, मानसून पर डिपेंडेंट होती हैं। मानसूनी अर्थात मौसमी नदियाँ हैं। जल का आयतन हिमालय में अधिक होता है तो इनमें कम होता है। नदी द्रोणी इनकी बड़ी होती है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जबकि ये छोटी नदी द्रोणी में आती है। ये डेल्टा बनाती हैं, और ये डेल्टा प्लस एस्चुरी बनाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हिमालयी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जबकि
प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती हैं। अब आती है तीसरे प्रकार की नदियाँ, अंतःस्थलीय नदियाँ, अर्थात जो स्थल से निकलती हैं वो अंतःस्थलीय नदी होती हैं। जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता, अर्थात जो नदियाँ स्थल से निकलती है वो स्थल पर ही विलुप्त हो जाती है, जिनका जल समुद्र में नहीं पहुँच पाता, अंतःस्थलीय नदियाँ कहलाती हैं। जैसे लूनी, घग्गर, ये नदियाँ हो गई। अब आता है हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में 3 नदी तंत्र प्रमुख हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी प्लस पंचनद, इनसे मिलकर सिंधु नदी तंत्र बनता है। सिंधु प्लस पंचनद अर्थात 5 नदियों, जिनमें झेलम, जिसे पुराणों में वितिस्ता कहा गया है, वेदों में झेलम, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुष्णी, व्यास को विपाशा, सतलुज को शतुद्री, ये 5 नदियां हैं प्लस सिंधु है, इसे सिंधु नदी तंत्र बनता है। सिंधु नदी तंत्र की हम पूरी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो साथियों, आपको यहाँ तक की दी गई जानकारी कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो में हम आपको सिंधु नदी तंत्र जो कि ये बना हुआ है पूरा, इसे अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।